गुड इवनिंग। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से मतलब है नेट एग्ज़ाम के लिए जो हमारे टीचर के अंदर जो गुण होनी चाहिए, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। इससे डिपेंड करता है हमारी योग्यता पर, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि पर। अब बात करते हैं योग्यता क्या है। योग्यता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो किसी विशेष गुण, किसी व्यक्ति के अंदर विशेष गुण होने चाहिए, उनको हम योग्यता कह सकते हैं। जिसके दो आधार हैं। एक आधार हो सकता है जेनेटिक बेस्ड, और दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट। मीन्स जो हमें अपने पैतृक गुणों से जो हमें गुण मिलते हैं उनके आधार पर, और कुछ जो हमारी बाहरी परिस्थितियां हैं उनके आधार पर हम हमारी जो योग्यता है वो निर्भर करती है। दूसरी बात है बुद्धिमत्ता। हमारा जो आई की पावर है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जिसके आधार पर हम किसी समस्या को सुलझाने में हम कार्य करते हैं, उसको हम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। मनोदृष्टि, तीसरा है मनोदृष्टि। मनोदृष्टि का मतलब है हमारा किसी विषय को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर हमारी क्या एटीट्यूड है, उसको हम मनोदृष्टि कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम शिक्षण के आधार की। शिक्षण का जो आधार है वो निर्भर करता है हमारा शिक्षण के अवधारणाओं पर, उद्देश्य पर, विधियों पर और सहायक सामग्री पर। अवधारणा से क्या मतलब है? अवधारणा है हमारे मन में जो बैठी हुई कोई पूर्व, पहले से जो हमारे मन में हमने विचारधारा जो बना रखी है, उसको हम अवधारणा का रूप दे सकते हैं। उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य मतलब शिक्षण हम क्यों कराना चाहते हैं, क्या उसके कारण हो सकते हैं, क्या उससे हमें फ़ायदा होने वाला है, वो चीज़ें हो सकती हैं। आगे हम इस पर और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इंट्रो है, बाकी आगे विधियां हैं। शिक्षण विधियों से मतलब है किन विधियों का, जैसे लेक्चर मेथड है, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, और डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्सपेरिमेंट है। मतलब बहुत सारी ऐसे तरीके जो भी हम शिक्षण के लिए उपयोग करते हैं, वो सारी विधियों में गिने जाएंगे। आगे सहायक सामग्री हम क्या प्रयोग करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में चार्ट हो गए, और मॉडल हो गए, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गए। वो चीज़ें हम, या फिर हम फील्ड पे जाकर भी अब नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। वो चीज़ें हमारी सहायक सामग्री में गिनी जाएंगी। आगे है शिक्षा और शिक्षण गुण। शिक्षा से मतलब है मतलब जिसका मतलब अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी होना, अर्थात जो भी हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित ज्ञान क्या है? शिक्षा का अर्थ क्या है? अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, मतलब कि स्वयं के अनुभव द्वारा और अन्य लोगों के अधिक से अधिकतम लोगों के अनुभवों को प्राप्त करना, जिसका माध्यम हमारे व्यापक आधार पर हो सकता है और संकुचित आधार पर हो सकता है। व्यापक आधार पर अगर हम बात करें तो जीवन भर हमारी शिक्षा कुछ न कुछ किसी रूप में चलती रहती है। जैसे कि हम बचपन से ही सीखते रहते हैं, और अंतिम समय तक अपने तक कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता रहता है। कभी किसी के उदाहरण से, कभी किसी के गिरने से, चलने से, फिरने से, बाहर देखने से, छोटे से बच्चे से लेकर एक छोटी सी सुई से लेकर उड़ते हुए जहाज, या किसी भी पक्षी, कुछ भी चीज़ जो हमारे आसपास में स्थित है, उनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारा एक व्यापक और अनौपचारिक ज्ञान का रूप होगा, शिक्षा का रूप होगा। दूसरा है हमारा संकुचित शिक्षा। संकुचित का अर्थ है एक संक्षिप्त, एक विधिवत, एक औपचारिक तौर पे जो हमारी शिक्षा होती है उसको संकुचित शिक्षा कह सकते हैं, जिसका पाठ्यक्रम या अवधि हमारी निर्धारित होती है। आगे अगर हम बात करते हैं शिक्षण क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है किस चीज़ की? शिक्षा प्रदान करने की। इसमें जो मुख्य तत्व हो सकते हैं, एक या जिन जिन तत्वों के आधार पर हम शिक्षण को परिभाषित कर सकते हैं, वो है हमारा प्रक्रिया हो सकता है, तकनीक हो सकती है, और एक जो तत्व होगा, घटक हो गए, वो हमारे अध्यापक हो सकते हैं, और चौथा है हमारी सामग्री जो प्रयोग में हम करते हैं, वो चीज़ें हैं। आगे हम बात करें टीचर क्या है? एक फैसिलिटेटर, एक सहजकर्ता होता है। मतलब सहजकर्ता का अर्थ है जो हमारे एजुकेशन, जो हमें ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है, जो हम उनको तकनीकों के, विधियों के, और अपने मनोदृष्टि, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को मदद करता है और उसको एक सहज रूप में सामने प्रस्तुत करता है। वो काम होता है हमारे टीचर का, शिक्षक का। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण क्या है? शिक्षा प्रदान करने की एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ घटक हमारे आधारित होते हैं, कुछ घटकों पर आधारित होता है शिक्षण।
शिक्षण एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मीन्स एक प्रोसेस है जिसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरी बात योग्यता। तीसरा है आगे चरों पर आधारित है। ये चर मीन्स कुछ हमारे पास कुछ सिलेबस होता है, कुछ पैटर्न होता है। जैसे अगर हम नेट की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, तो हिंदी लिटरेचर की बात करें या इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट में हमारे लिए एक विशेष कुछ पैटर्न या कुछ सिलेबस जो होता है उनको हम चर कह सकते हैं। उद्देश्यता मीन्स किस उद्देश्य हम किसी एग्ज़ाम की परीक्षा एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं या हम किसी अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें हैं। और आगे है हमारा व्यवहार निर्माण। शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य है व्यवहार निर्माण। वांछित हमारे किसी शिक्षार्थी जो भी है उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। आगे है अगर हम बात करें शिक्षण के घटकों की, तो शिक्षण के घटकों में शिक्षण के घटक से मतलब है शिक्षण के लिए आवश्यक जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको हम शिक्षण घटक कह सकते हैं। पहला है अध्यापक। सीधी सी बात है, अगर हम कोई शिक्षा ग्रहण करने की किसी प्रक्रिया में अगर भाग लेंगे तो उसके लिए शिक्षक का होना बहुत अनिवार्य है। दूसरा है शिक्षा जिसको देंगे, मीन्स छात्र या शिक्षार्थी का होना आवश्यक है। आगे है वातावरण। क्लासरूम में बाहर बैठा के, घुमा के, कोई एक्सपेरिमेंट करके, किसी भी तरीके से जो हमारा हम शिक्षा प्रदान करने के शिक्षण के लिए जो जिन परिस्थितियों का शिक्षक निर्माण करता है उनको हम वातावरण कह सकते हैं। आगे है अभिक्षमता या नज़रिया। शिक्षक की अभिक्षमता और नज़रिया, साथ साथ में शिक्षार्थी का अभिक्षमता और नज़रिया, इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा या शिक्षार्थी शिक्षा को ग्रहण कर पाता है या नहीं कर पाता है। आगे है पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम। शिक्षण के घटकों में सबसे मुख्य चीज़ है कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम मीन्स अगर जो कंटेंट हमारे पास है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये शिक्षण के घटकों में गिना जा सकता है। आगे हम बात करेंगे शिक्षण की गुण या विशेषताओं के बारे में, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण के कुछ गुण, या जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण हो सकता है। शिक्षण के दो, जैसे बताया था कि व्यापक और संकुचित दो रूपों में हो सकता है, और इनका उद्देश्य गुण इन दोनों रूपों संकुचित और व्यापक दोनों को मिलाकर कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम मीन्स एक सीखने की, एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें हम कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु ज्ञान प्राप्ति का या ज्ञान प्रदान करने का कोई साधन हो सकता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक। एक छोटा सा बच्चा है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, एक्टिविटी करना सीखता है, और वहाँ से लेके अंत तक, जब तक उसको एक स्किल्ड या अपने किसी भी कार्य में सक्षम होने तक, कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया है जो निरंतर हमारी चलती रहती है व्यवहार में। आगे है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने का उद्देश्य है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है उसका मुख्य एक अर्थ कह सकते हैं कि जो हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन लाना है, जिससे हम किसी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को या अपने जीवन की जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण हम बना सकें, व्यवहार में परिवर्तन ला सकें, गलत चीज़ों से, बुरी चीज़ों से, अव्यावहारिक चीज़ों से हम बच सकें। इसलिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना। आगे हम कह सकते हैं समाज में ज्ञान, अनुभव और सिद्धांतों की दक्षता लाना। मीन्स बात घूम फिर के वहीं आती है कि शिक्षा है क्या। शिक्षा का मुख्य कार्य है हमारे जो जीवन है, हमारी संतति, हमारी अस्तित्व बनाए रखना और अपनी संतति अमरता, कह सकते हैं कि जिससे जो मानव जीवन है, मानव सभ्यता हमेशा बनी रहे। कोई भी जीव जो चाहेगा उसका एक मूल आधार यही रहता है कि उसकी सभ्यता, उसका विकास, उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास होता रहे। चाहे उसके लिए अगर हम कानून की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, कोई भी जो हमारे जीवन में आसपास में जितने भी प्रशासन सब व्यवस्थाएं हैं, जितने भी कानून व्यवस्थाएं, उन सब का उद्देश्य यही है कि हमारे जो अस्तित्व है वो बना रहे। क्योंकि अगर किसी भी रूप में देखें तो अगर किसी व्यक्ति को मान लो सज़ा दी जाती है, तो सज़ा देने का उद्देश्य ये नहीं होता कि उसको प्रताड़ित करना है। प्रताड़ित करना उनका वास्तविक लक्ष्य नहीं होता। वास्तविक लक्ष्य होता है कि वह उन चीज़ों को छोड़ दे जो अमानवीय हैं। अमानवीय मीन्स जिनसे मानव सभ्यता के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है, या आगे आने वाली पीढ़ी को या आगे आने किसी अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा देकर एक नकारात्मक रास्ते पर
ले जा सकती है। इन्हीं आधारों पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा गलत है, जो नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ें हैं, जो सही गलत का फैसला इसी बात पर निर्भर करता है कि वो चीज़ें या वो कार्य किस स्तर तक मानव जीवन के लिए खतरा हैं, या आगे प्रेरणा गलत तरीके से प्रेरणा दे सकते हैं, और किस स्तर तक वो लोगों को सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इसका जो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, ज्ञान में, अनुभव में और सिद्धांतों में दक्षता लाना है, ताकि कोई अपने निर्णयों से, अपने सिद्धांतों से डिग ना सके। उनको एक आईना दिखाना है। आगे बात करते हैं विषय वस्तु ग्रहण करने में सुगमता, सरलता और शुद्धता लाना। विषय वस्तु मीन्स जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम खुद से पढ़ रहे हैं तो उसको हम समझ ही जाएं। जैसे आगे बात करेंगे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी स्तर पर, समझ के स्तर पर, और उस पर विश्लेषण के स्तर पर हम कह सकते हैं। इसमें विषय वस्तु ग्रहण करने से मतलब है जो सामने हमारा कंटेंट है, जो भी बात हमारे सामने कही गई है, उसका क्या स्तर है, और क्या हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, क्या हम उसको अंडरस्टैंडिंग, क्या हम उसको रिफ्लेक्टिव लेवल तक ले जा पा रहे हैं, या बस रट रहे हैं, या एक नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरह हम उसको पढ़ रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उसमें वैचारिकता लाना है, न कि उसमें मात्र तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेना। आगे है चर व्यवस्थीकरण। जैसे अगर हम अभी की बात करें, शिक्षण के गुण और विशेषताओं की ही बात कर लें, ये एक बहुत सारे चर, हमारे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे सामने निकल के आते हैं, जो एक शिक्षण के गुण हैं। इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर तरीके से सामने रिप्रेजेंट करना ही चर व्यवस्थीकरण कह सकते हैं। जीवन यापन के लिए वांछित ज्ञान और कौशल का निर्माण। जीवन यापन मीन्स आगे हमारे जो जीवन है, जीवन के जो नॉर्मली जो हमें व्यवहार में जो चीज़ें होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा कौशल कैसा हो, हम किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक कोई ट्रेनिंग लेकर, कोई प्रशिक्षण लेकर हम अपनी जो प्रशिक्षण लेकर जो हम अपना जीवन यापन या कुछ भी अपना कार्य हम आगे संपन्न कर सकते हैं। आगे क्या है, कहते हैं शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है। बौद्धिक मीन्स जिसमें तर्क, विश्लेषण, समीक्षा, इस तरह की जो हमारी शिक्षण है, एक बौद्धिक गतिविधि है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई अन्य व्यक्ति एक व्यक्ति को कुछ सिखाता है, अगर वो नहीं सीखता है, तो इसका मतलब ये है कि वह बौद्धिक विश्लेषण करने में असफल है। वह उन चीज़ों को समझ पाने में बौद्धिक गतिविधि का अभाव कर रहा है। उनमें कहीं ना कहीं बौद्धिक गतिविधि का अभाव है। आगे है प्रतिरूप स्तर। अगर हम शिक्षण का उद्देश्य देखें तो प्रतिरूप के आधार पर, स्तर के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। प्रतिरूप मतलब टीचर बेस्ड या फिर कह सकते हैं स्टूडेंट बेस्ड। टीचर बेस्ड में हम कह सकते हैं पेडागोजी, और स्टूडेंट बेस्ड में कह सकते हैं हम एंड्रागोजी। आगे इस पर विचार करेंगे। आगे है स्तर पर आधारित। स्तर का मतलब जैसे अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, चिंतन के स्तर पर, अवबोध के स्तर पर, और एक मेमोरी लेवल पर, एक हम कह सकते हैं कि स्मृति के स्तर पर, कह सकते हैं कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। आगे शिक्षण, अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण का संबंध। इसका मतलब है जो शिक्षण प्रक्रिया है वो शिक्षण का, अधिगम मीन्स सीखने का, अनुदेश मीन्स इंस्ट्रक्शन का, और प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग का। जो हमारी शिक्षण है वो एक शिक्षण में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है किसके साथ? अधिगम, सीखने के साथ। अनुदेश, जो कोई अध्यापक या शिक्षक है वह जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो वो दिशा निर्देश देता है, उनको ग्रहण करना, और साथ साथ में उनके हिसाब से दिशा निर्देश और शिक्षण के हिसाब से प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग कराना, उन सभी का बहुत घनिष्ठ संबंध है जिसका हम अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं। आगे है समव्यवसाय अवधि आवश्यक होती है। इसमें समव्यवसाय में कह सकते हैं एक प्रोफेशन है, और इसके लिए एक विशिष्ट अवधि निर्धारित की जा सकती है, या फिर ये अगर हम बात करें तो ये एक संकुचित रूप में हम बात कर सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में। परंतु अगर व्यापक स्तर पर हम देखें तो इसके लिए जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा कुछ ना कुछ निरंतर शिक्षण, हमारा प्रक्रिया चलती ही रहती है। आगे बात करते हैं हम शिक्षण से संबंधित कुछ जो संदर्भ चीज़ें हैं, जो हमारे WHO या यूनेस्को के द्वारा हमें
देखने में मिलती हैं। यूनेस्को है, यूनेस्को यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1946 में जिसकी स्थापना हुई, इसके अंडर में एक है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक व्यवहारिक चीज़ों को रिकॉर्ड में रखती है। इसमें डेलोर कमीशन, डेलोर जो थे एक इसके प्रेसिडेंट थे लगभग 1982-86 के आसपास, या लगभग 1990 के आसपास, 80-90 के बीच में 2 या 3 बार इसके अध्यक्ष रहे, प्रेसिडेंट रहे, जिनके दिशा निर्देश में एक कमीशन बना जिसकी रिपोर्ट 1996 में प्रदर्शित की गई, लर्निंग द ट्रेजर विद इन के नाम से, जिसका मुख्य उद्देश्य था मानव अधिकार। मानव अधिकार मीन्स उसके स्वतंत्रता, समता, सहिष्णुता आदि, जो कह सकते हैं कि जैसे हमारे कानूनी जो मौलिक अधिकारों के बारे में, मानव अधिकारों के बारे में बताया गया है उसमें, जो हमारे कानून के अंदर, हमारे संविधान के अंदर जो बताया गया है, कह सकते हैं कि मानव अधिकार वही है। आगे है सामाजिक उत्तरदायित्व, जो हमारी क्या समाज के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व, हमारी क्या ड्यूटी है, क्या हमारे फ़र्ज बनते हैं, किस तरह से हम आपस में मिलजुल करके क्या नुकसान पहुंचाए बिना हम रह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व में। जो कार्य हमारे एक कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी हैं, हमारी ड्यूटी हैं, वो हमारे उत्तरदायित्व हैं। लोकतांत्रिक भागीदारी का कहने का मतलब है, अगर हमारी सरकार में, सत्ता में के साथ साथ जीवन में अगर किसी निर्णय को लेना हो तो उसमें हम अपना मतदान देकर, अपना मत देकर किसी चीज़ को पालन करवा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी एक रूट की बात करें, अगर हम उसको बस ही चलवाना चाह रहे हैं तो हम जो बस स्टैंड है वहाँ पर कुछ लोग मिलकर अगर हम वहाँ पर जाके कहें तो एक बस का एक सरकार द्वारा बस की कार्यविधि शुरू हो सकती है। या किसी एक क्षेत्र विशेष में अगर कोई हेड पंप या पानी की सर्विस या लाइट की सर्विस, कोई भी सर्विस हो सकती है जिसको हम एक लोकतांत्रिक भागीदारी की बात कह सकते हैं। सहिष्णुता का अर्थ है आपस में मेल जोल या फिर आपस में प्रेम भावना, एक दूसरे की मदद करना। आगे है सहकारी भावना, सहकारी भावना है मिलजुल कर काम करना। जैसे आपने सोशल साइंस में स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा, सहकारी संस्थाएं। सहकारी संस्था का मतलब है कुछ लोग विशेष एक दल बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं, जिसका जो आर्थिक मदद कह सकते हैं कि सरकार द्वारा भी प्राप्त हो सकती है और अपनी खुद की जेब खर्च करके भी हम किसी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। आगे रचनात्मकता, शिक्षण का उद्देश्य कह सकते हैं कि ये डेलोर कमीशन में जो हमारा उद्देश्य निकल के आता है, रचनात्मकता। हम किसी कार्य को समाधान, आने वाली समस्याओं के समाधान को किन तरीकों से कितना एक्टिव होके, कितना क्रिएटिव बन के उनको समाधान को निकालते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं, वो जो रचनात्मकता में हमारे गुण में गिना जा सकता है। आगे पर्यावरण को संरक्षण करना, अपनी सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो इसी में से एक पॉइंट निकल के हमारे सामने आता है। आगे शांति, हिंसा करे बिना लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना आगे की अपना शांति बनाए रखना, एक गलत प्रभाव को रोक रखना ही शांति है। आगे अहिंसा, किसी जीव की, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो, उसको मारे बिना या उसको कोई आघात पहुंचाना ही अहिंसा है। आगे प्रेम भावना, प्रेम भावना का मतलब है जो हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के लगाव रखते हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मानव क्या है या मानवीय गुण क्या है या मनुष्यता क्या है। मनुष्यता वही है जो हमें एक दूसरे से एक लगाव, एक तरफ बांध के रखती है। कोई जीव, कोई इंसान नहीं, अगर कोई पशु भी किसी पर अगर दया दिखाता है तो हम कह सकते हैं उसमें मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। इन चीज़ों को जो डेलोर कमीशन है, या फिर अगर हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में देखें, भारतीय शिक्षण सभ्यता में देखें, जो हमारे पौराणिक काल से ही चला आता है, सभी में कहीं ना कहीं यही उद्देश्य हमारे सामने निकल के आते हैं, जो हमारी प्रेम भावना या फिर जो हमारे व्यवहार में वांछित परिवर्तन करके संभव हो सकता है। आगे हम बात करेंगे टीचिंग कंसेप्ट्स के बारे में।
कंसेप्ट या आधार हम कह सकते हैं कि जिन आधारों पर या कुछ ऐसे मूलभूत चीज़ें हैं जिन पर शिक्षण आधारित रहता है, या कुछ मानसिकताएं हम कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। क्या मतलब हमारी ज़रूरतें क्या हैं, ये निर्धारित कैसे होता है कि समाज का विकास किस तरह से है, समाज की परिस्थितियाँ कैसे हैं। अर्थात जो क्या क्या उत्तर है वो हमें समाजशास्त्र देता है। क्यों, इसका कारण दर्शन शास्त्र से मिलता है। ऐसा क्यों, दर्शन शास्त्र में क्या होता है, ब्रह्म जीव जगत माया, इन चारों तत्वों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि दर्शन के जो मुख्य आधार हैं ब्रह्म जीव जगत और माया है। हम अपने आसपास की चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, किस आधार पर हम उनका समीक्षा करते हैं, किन किन आधारों पर हम उनकी आलोचना करते हैं, किन आधारों पर हम उनको एक तराजू में तोलते हैं, ये चीज़ें हैं दर्शन शास्त्र के बारे में, जो हमें क्यों का जवाब देती हैं। कैसे, कैसे का तरीका है मनोविज्ञान से। कैसे मतलब अगर सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है, एक आगे सिद्धांत आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर किसी क्लास में बहुत से 20-30 बच्चे बैठे हैं और हर एक बच्चे की मेंटलिटी अलग है, उसकी रिटेंशन पावर अलग है, उसको समझने की क्षमता अलग है, तो हमारा कर्तव्य है कि अलग अलग तरीके से थोड़ा सा उनको अपने तरीके बदल कर बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाए। जिसकी मेंटलिटी जिस हिसाब से है उस तरीके से एक तरीका ईजाद किया जाए, वो है हमारा समाजशास्त्र, सॉरी मनोविज्ञान। बच्चे की मानसिकता को पहचान कर उसके हिसाब से पढ़ाना। आगे अगर हम बात करें आइडियलिज्म की, आइडियलिज्म क्या है, एक आदर्शवाद है। आदर्शवाद मीन्स जीवन ऐसा होना चाहिए, जीवन में सुखात्मक चीज़ें होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, बौद्धिकता होनी चाहिए इंसान के अंदर, गलत रास्तों पे नहीं जाना चाहिए, इत्यादि चीज़ें हमारे सामने आइडियलिज्म के अंदर के संदर्भ में हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो आदर्शवाद, बहुत अधिक आदर्शवाद या घोर या कह सकते हैं कि अत्यंत आदर्शवाद के चक्कर में कई बार ऐसा नुकसान हो जाता है कि जिससे उन्नति के बजाय पतन होना शुरू हो जाता है। तो उन चीज़ों से हमने बचना चाहिए। आगे अगर हम बात करें प्रकृतिवाद की, प्रकृति क्या है, हमारे आसपास में जितनी भी नैसर्गिक चीज़ें हैं जो हमें जन्म से या जन्म हमारे हमेशा से जो परंपरा से या जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से हमें जो प्राप्त हुई हैं वो चीज़ें हमारी प्रकृति है। अगर बारिश हो रही है, बारिश का हमें पता है कि बारिश की वजह से अगर हम लगातार भीगते रहेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, उससे बचना एक प्रकृतिवाद है। मीन्स हम गलती करके जो सीख रहे हैं, प्रकृति से जो हम चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, उनके प्रभावों से बचने के लिए बारिश हो गई इसलिए हमने घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया, धूप तेज हो रही है इसलिए हमें एक छत्र छाया के रहने की आवश्यकता हो गई, गर्मी से बचने के लिए या सर्दी से बचने के लिए कपड़ों का निर्माण हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी परिस्थितियां निर्धारित करती हैं और यही प्रकृतिवाद है। प्रकृति के द्वारा सीखना ही प्रकृतिवाद कह सकते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षण कह सकते हैं, जिसमें हमारे कुछ कार्य की कुछ जिम्मेदारी हो सकती है, कुछ निषेध कार्य हो सकते हैं। निषेधात्मकता एक गुण होता है। निषेधात्मकता से मतलब कह सकते हैं कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं प्रकृति में, जैसे अब कोई बच्चा है उसको नहीं पता है कि उसका नुकसान हो सकता है, आग में हाथ दे देना। हमारा एक कर्तव्य, एक शिक्षक का एक कर्तव्य ये बनता है कि उसको निषेधात्मक शिक्षा भी प्रकृतिवाद के साथ साथ में दी जाए ताकि वो गलत रास्ते पर चलने से, अपना नुकसान पहुंचाने से बच सके। एक छोटे से बच्चे, जैसे अभी आग का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, या किसी भी, अगर हम किसी पहाड़ के किनारे पे खड़े होना या किसी बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे पे चलना, छत पे चलना, वो चीज़ें क्या हैं, नुकसान, वो एक निषेधात्मकता की कैटेगरी में हम ले सकते हैं। प्रकृतिवाद के अंदर में अगर हम बात करें तो हमारे जो इंद्रियों से, हमारे मुंह, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी जो इंद्रिय मानी जाती हैं मुख्यतः 5, इनके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इसको हम प्रकृतिवादी या प्राकृतिक ज्ञान कह सकते हैं। इसमें हमारे जो ज्ञान है वो व्यापक स्तर पर होता है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंतिम समय तक वो कुछ न किसी न किसी रूप में चलता रहता है। आगे है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद एक
कह सकते हैं कि कृत्रिम प्रक्रिया है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार रिपीट करके जब तक वो उसकी कुछ अवधारणाएं उसने जो बना रखे हैं, जो परिणाम वो चाहता है कि ऐसा परिणाम हो, उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है, प्रयोजन अपने अलग अलग एक प्रयोग कर करके एक परिणाम निकालता है। उसको हम प्रयोगवाद कह सकते हैं। इसके लिए एक्टिविटी स्कूल या लेबोरेटरी वर्क हम कह सकते हैं कि इस सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। अस्तित्ववाद, अस्तित्व का मतलब है किसी का एग्जिस्ट करना। इसमें अगर हम शिक्षण के संदर्भ में देखें तो स्वयं को जानना मीन्स इंसान अगर स्वयं को भी जान ले, अगर हम खुद की गलतियां ही सही करके रखें तो सारा समाज अपने आप में ठीक हो जाएगा। अगर सफाई की बात उदाहरण लें, हम अपने अपने घर के आगे की सफाई कर दें तो पूरी गली, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र साफ रह सकता है। ये एक अस्तित्ववाद या मानवतावाद का एक उदाहरण मान सकते हैं। आगे है योग। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम का मतलब है आत्मनियंत्रण, नियम का मतलब है खुद को एक डिसिप्लिन मानना। आत्मनियंत्रण, अगर हम यम की बात करें, आत्मनियंत्रण मीन्स अगर हमारे सामने बहुत अधिक एक लजीज चीज़ें रखी हैं खाने के लिए, और लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है, लेकिन अगर हम अपना लालच में आकर के फिर भी उन चीज़ों को खा लेते हैं तो ये हमारा नियंत्रण भंग होगा। और इन्हीं चीज़ों को बचने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना एक कह सकते हैं यम या आत्मानुशासन। दूसरा है नियम। नियम क्या है? खुद को एक नियमबद्ध तरीके से बांध लेना। मतलब कि जैसे हमने सुबह का उठने का समय निर्धारित कर दिया, रात को सोने का समय निर्धारित कर दिया, इत्यादि चीज़ें इस तरह से डिसिप्लिन की जो चीज़ें कह सकते हैं नियम के अंतर्गत आती हैं। आगे है आसन। आसन में विभिन्न मुद्राएं, योग आसन कह सकते हैं या ध्यान मुद्राएं, जल मुद्रा, वायु मुद्रा, इस तरह से बहुत सारी मुद्राएं जो हम देखते हैं वो मानी जाती हैं। प्राणायाम, प्राण का अर्थ है जो हमारी वायु है, अर्थात अपने श्वास का नियंत्रण करना। प्राणायाम अपने सांसों को थोड़ा राहत देते हुए किसी ज्ञान को प्राप्त करना। प्रत्याहार मीन्स एक कह सकते हैं हमारा जो आहार्य है, आहार जो हम ग्रहण करते हैं वो किसी भी रूप में हो सकता है, भौतिक रूप में भी है, मानसिक रूप में भी, वैचारिक रूप में भी। वैचारिक रूप में हम अपने आसपास की वाली चीज़ों से, व्यक्तियों से जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जाता है, कहीं ना कहीं वो एक भावात्मक हमारे जो भोजन है उस रूप में होता है। दूसरा हमारा जो भौतिक भोजन है, खाना जो हम खाते हैं मुख के द्वारा, उसको हम कह सकते हैं प्रत्याहार, उस पर अपना नियंत्रण करना। आगे धारणा, जो हम किसी बात को लेके अपने मन में पूर्व धारणाएं बना लेते हैं, सोचते हैं कि ये शायद ऐसा होगा, ये शायद ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। अगर हम हाथी, घोड़ा, गाड़ी, इस तरह को हम जो चीज़ें हमने सुनी हैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। अगर किसी अनजान बच्चे के सामने बोल दें हाथी, अगर हम उसको इसको चित्र ना दिखाएं तो वो उसके मन में कोई चित्र नहीं बनेगा। उसके मन में बस ये रहेगा कि उसके 4 पैर हैं, बहुत बड़ा होता है, एक बड़े बड़े कान होते हैं, विशालकाय होता है। अब उसकी के संदर्भ में अगर हम किसी जिराफ को रख दें, बहुत बड़ा होता है, 4 पैर होते हैं, लंबी गर्दन होती है, तो वो बच्चा नहीं पहचान पाएगा। तो ये होती हैं धारणाएं, मन में एक पूर्व धारणाएं, एक पहले से एक सोच बना लेना है, वो धारणा कह सकते हैं। ध्यान, ध्यान का अर्थ है एक कह सकते हैं मेडिटेशन, या जैसे हमने आगे पढ़ना है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो जब चीज़ों को एक बार पढ़ने या सीखने के बाद हम उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ले जाने के लिए शांत रह के, जो हम बिल्कुल आंख बंद, मतलब एक स्थिति होती है जिसमें हम आंख बंद करके, जनरली माना जाता है कि आंख बंद करके शांत रह के हम उन चीज़ों को अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेके जाते हैं। समाधि इसका एक अगला रूप कह सकते हैं कि जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिफ्लेक्टिंग लेवल पर ले जाने के लिए आत्मचिंतन करते हैं, उन चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, सीखते हैं और उनको जीवन में व्यवहार में लाने के लिए बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें, सांख्य क्या है, दर्शन क्या है, योग क्या है, हठ योग क्या है, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हमारे साहित्य में भी प्रयोग होते हैं। सांख्य का मतलब है ज्ञान
सांख्य का अर्थ है एक कह सकते हैं वैचारिक या औपचारिक औपचारिक ज्ञान के आधार पर ईश्वर की सत्ता या जगत निर्माण के संबंधित, जैसे कह सकते हैं कि ब्रह्म जीव जगत माया, जो हमें आगे दर्शन का जो मुख्य आधार है उसके आधार पर ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, सांख्य दर्शन में आता है। दर्शन क्या है? ब्रह्म जीव जगत और माया। ब्रह्म मीन्स ईश्वर की अस्तित्व है या नहीं है, जीव मीन्स इंसान जो है वो कैसे बना है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, कृत्रिम है या प्राकृतिक है, ईश्वर ने बनाया है, स्वयं निर्धारित है, इस तरह की जो हमारी अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। आगे माया अगर हम देखें तो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो काल्पनिक हैं, अस्तित्व है उनका नहीं है, इस तरह से जो अस्तित्व संबंधी चीज़ें हैं वो दर्शन में हमारे सामने आती हैं। योग का अर्थ है अपनी इच्छाओं को प्राणवायु अर्थात अपनी श्वास के द्वारा, अपनी श्वास को नियंत्रित करके या अपनी प्राणाधार को नियंत्रित करके जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, जो हमारे जीवन को स्थायी बनाए रखने के लिए प्रभावशाली हैं। हठ योग क्या है? अपनी इच्छाओं को, जो हठ योग शब्द जो हमारा गोरख परंपरा में, नाथ परंपरा में, नाथ सभ्यता परंपरा में हमारे सामने आता है। हठ योग का अर्थ है जो हमारी इच्छाएं हैं उनको दमित करके, अर्थात उनको जबरदस्ती या एक कंट्रोल करके, उनका दमन करके ज्ञान प्राप्त करना ही हठ योग है।